चंदौली के किसानों के द्वारा आज 10वें स्थापना दिवस में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद से लेकर के बहुत दूर से किसान भाग लेने के लिए आ रहे हैं। सारे किसान आज अपने हुनर को यहाँ भरेंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे। आइए आज हम देखते हैं लोगों के द्वारा कि आज किसान अपने किसानों के लिए क्या बोलते हैं। नेतृत्व में किसान संघ परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमारे युवा और बिहार से कृषि मंत्री रह चुके और बहुत बड़ा त्यागी पुरुष के रूप में हमें सुना भी था। आज इनका दर्शन भी प्राप्त हुआ। भाई सुधाकर सिंह जी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के और महात्मा गांधी जी के साथ, इनके बाप दादे से साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले भाई अफलातून जी का भी आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और मंच पे हमारे तमाम साथीगण, हमारे देखिए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष बैठे हुए भाई सतीश चौहान जी तथा मंच पर सम्मानित सभी नेतागण और यहाँ उपस्थित समस्त किसान, मजदूर, नौजवान, सभी साथी। मैं सीधा बात की तरफ आना चाहता हूँ क्योंकि लिस्ट हमारे पास थी बहुत लोगों की, लेकिन नाम लेने में पूरा समय बीत जाएगा, इसलिए बात सीधा आते हैं। देखिए साथियों, आज किसानों की दुर्दशा है। ये दुर्दशा की तरफ क्यों है, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम लोग जातिवाद में भरे हुए हैं और जब ये कृषि कानून आया दिल्ली बॉर्डरों पे, वहां पे 750 किसान शहीद हुए और उस दिल्ली बॉर्डर पे यहाँ के लोग बहुत कम गए। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग उस दिल्ली बॉर्डर पे अपनी ही लड़ाई में बहुत कम लोग शामिल हुए। उसमें मेरा भी जिला आजमगढ़ भी आता है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, बनारस, चंदौली लिए ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका था, उस आंदोलन में बहुत कम भागीदारी निभा पाया। उसका मुख्य कारण था क्या? पहली बात तो यहाँ हम लोग जात पात, पार्टी, राजनीतिक इसमें बटे थे और दूसरी बात हम समझ नहीं पाए, यहाँ के लोग समझ नहीं पाए कि वो आंदोलन क्यों हो रहा है। वहां पर उस आंदोलन में 13 महीने आंदोलन चला, जिसमें 11 महीने तो डायरेक्ट सड़क पर बितानी पड़ी। और बहुत हमें बेहद खुशी की बात है कि चंदौली जिले से भाई रामोद सिंह जी हमारे सामने देखिए बैठे हैं, सालिम भाई हमारे सुल्तान भी गए थे, इंद्रदेव यादव जी भी गए थे यहाँ से चंदौली से, हमारे देखिए सतीश चंद्र चौहान जी भी गए थे, रमेश पांडे जी को देखिए देवापी गए थे। इन लोगों से हमारी मुलाकात लोगों की वहां हुई तो हमें लगा कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्रांतिकारियों का गढ़ है बनारस चंदौली, उनकी भी यहाँ पर भागीदारी हुई है। आज अगर शायद नहीं गए होते साथियों तो आज हम लोग भी यहाँ नहीं आते। कम से कम जा करके आपके जिले का इन्होंने परचम वहां गाड़ा, जिससे आज बड़े से बड़े, छोटे से छोटे नेता आपके बीच में आ रहे हैं। साथियों, जो वहां आंदोलन हो रहा था, बहुत साथी समझ नहीं पाए कि वो आंदोलन क्यों हो रहा था। मैं थोड़ा सा उस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सीधा जो यहाँ मुद्दा है स्वामीनाथन आयोग का, उस पर आऊंगा। सबसे पहले तो उस पर बात हो जानी चाहिए। जिस समय दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन शुरू हुआ, कृषि कानून का आंदोलन शुरू हुआ, तो पूरा देश 2 गुट में बंट गया। एक गुट के लोग बोलने लगे कि मोदी जी अगर लागू किए हैं ये कानून तो बहुत ही अच्छा ही होगा। दूसरा गुट क्या बोलने लगा? विरोधी गुट, मोदी जी अगर कानून लागू किए तो खराबे लागू किए होंगे। और दोनों गुट से पूछा गया
कि अरे भैया इसमें क्या अच्छा है क्या खराब है, तो दोनों गुट बोले यार ये तो हमें नहीं पता। गांव में भी चले जाइए, 99% लोगों को पता नहीं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या है जिसके लिए लड़ाई चल रही है, एक कृषि कानून क्या था जिसके लिए 750 किसान मर गए, शहीद हो गए, दिल्ली में आखिर 13 महीना आंदोलन क्यों चला, 99% लोगों को पता नहीं, जागरूकता नहीं हो पाई। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग सिर्फ अपने अपने गुण गाते रहे, कभी सीखने का प्रयास नहीं किए, कभी जाने का प्रयास नहीं किए। यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, इसमें सभी लोग जिम्मेदार पर्सन आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हम देख रहे हैं सब लोग एक मजबूत स्तंभ के रूप में आए हुए हैं, इसलिए आज थोड़ा सा बात होगी। और यहाँ से बहुत बड़ा चंदौली से ऐतिहासिक निर्णय आज होगा, आप ही लोगों को करना है, क्योंकि 5 आदमी बैठ जाते हैं तो पंच परमेश्वर हो जाते हैं, 5 से अधिक बैठ जाते हैं तो एक मीटिंग हो जाती है, और उस मीटिंग से जो प्रस्ताव निकलता है वो एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तो आज यहां से बदलाव आएगा इस महादेव जी की इस पवित्र भूमि से। साथ वहां जो आंदोलन हो रहा था, आप लोग जानते हैं 20 जून 2020 को जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, सड़कों पर चारों तरफ मिलिट्री पुलिस लगा दी गई थी, कोरोना बीमारी आ गई थी, उसके नाम पे बोल दिया गया था कि आप अगर सड़क पे जाओगे तो मारे जाओगे। लोगों को घरों में कैद कर दिया गया था, सड़कों पर मिलिट्री पुलिस लगा दी गई थी। शाम को रात में 8 बजे टीवी पर मोदी जी आते हैं और बोलते हैं मेरे देशवासियों, आपदा में अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। जबकि विश्व का कोई धर्म नहीं कहता है साथियों कि किसी के घर कोई आफत पड़ी है तो आप फायदा उठा लो, उसमें मदद करना चाहिए। अब किसी घर कोई मैयत पड़ गई, कोई मर गया, आप वहां फायदा उठाओगे, कोई किसी को सांप काट दिया फायदा उठाओगे, उसको जाकर के इलाज कराओगे। तो इन्होंने क्या किया, 3 कानून ला दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं ठेके पर खेती। दूसरा था इनका कानून उपज वाणिज्य एवं सरलीकरण। तीसरा था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था साथियों, उस समय जो पढ़ लिया वो सीधा लाठी उठाया और दिल्ली चला गया, और जो नहीं पढ़ पाया इसी भेड़ में रहा, बहुत अच्छा बोल करा, बहुत अच्छा बोल करा, आपस में लड़ता रहा, आपस में खूब बहाने के लिए लोग तैयार हो जाते थे। लेकिन सच्चाई क्या है, 2 मिनट के अंदर में उसी बात कर रहा हूं साथियों। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक व्यवस्था दी गई, ये कोई मैं ऐसी चीज नहीं बोल रहा हूं, ये सीधा लिखित है, चूंकि राष्ट्रपति की इस पर सिग्नेचर हो चुकी थी, कानून बन चुका था, ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। वो कानून क्यों रद्द हुआ उसके विषय में थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट माने होता है ठेका, फार्मिंग मीन्स होता है खेती। ये जो ठेके पर खेती का कानून बना था उसमें क्या व्यवस्था थी, मोदी जी टीवी पर 8 बजे रात में आते हैं, बोलते हैं अरे मेरे देशवासियों, खेती तो घाटे का सौदा है, इसलिए आप लोग खेती करना छोड़ दो। पहले 9 साल के लिए कंपनी को दे दो अपनी खेती। जिनके पास 10 एकड़ से कम खेत है खेती ना करे, कोई और यहां धंधा पानी करो, खेती 9 साल के लिए कंपनी को दे दो। ये तय हो जाएगा कि 1 बीघे में जितना अनाज जितना पैदा करते हो उसकी टोटल कीमत एक तय हो जाएगी। सालाना बिना खेती किए आपको मिल जाएगी, खाने के लिए अनाज मिल जाएगा, खेती करने की जरूरत नहीं है। अपने बाल बच्चों से जाके कह दो कोई दूसरा धंधा पानी नौकरी चाकरी करे। 1 मिनट, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। मोदी जी क्या बोले, इससे छोटे किसानों को जो 10 एकड़ से कम की खेतियां हैं उनको फायदा हो जाएगी कि बिना खेती किए उनको घर बैठे ही अनाज खाने के लिए और ऊपर से पैसा मिल जाएगा, उनको खेती करने की क्या जरूरत। अच्छा भी लग रहा है, लोगों से कहे बजाओ ताली, सभी लोगों ने तालियां बजाई, क्या तो बहुत अच्छा कानून है। और उन्होंने क्या कहा कि हम किसानों को आजाद कर रहे हैं,
बैठ करके मालिकाने की तरह खाएगा। अच्छा लगा लोगों को, यही प्रचारित किया गया। लेकिन जब किसानों के बेटे बोले मोदी जी आप ही के उद्योगपति और आप ही के सचिव पढ़े लिखे नहीं हैं, किसानों के बेटे भी पढ़े लिखे हैं। 3 चीज का जवाब दे दो, हम खेती दे देते हैं। 3 सवाल पर उनके पास कोई जवाब नहीं हुआ और माफी मांग करके कानून को वापस ले। क्या 3 सवाल था? पहला सवाल था साथियों, किसानों ने कहा कि भैया ये बताओ, अगर 9 साल के लिए हम खेती कंपनी को दे देंगे और एक कंपनी वाले 20 जिला लेने के लिए तैयार थे, सुन लीजिए, सरकार घोषणा भी कर दी थी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिले में एक ही प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे चंदौली है, यहां खाली धान पैदा किया जाएगा, कोई जिला से गन्ना पैदा किया जाएगा। इन्होंने क्या किया सुन लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 20 कंपनी वाले, एक कंपनी वाले 20 जिले का एग्रीमेंट करने के लिए बैठे थे मुंह के, और राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो चुकी थी। किसानों ने सवाल किया कि भैया ये बताओ, अगर हम अपना खेत कंपनी को 9 साल के लिए दे देंगे तो कंपनी क्या करेगी? आएगी, हमारी जो छोटी छोटी मेड़ है इसको तोड़ करके 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़ का बड़ा बड़ा प्लाट बना देगी, बंधा बना देगी, बड़े बड़े ट्यूबवेल लगा देगी, सारी चीज सौंदर्यीकरण कर देगी, खेती हमारी चली जाएगी कंपनी के हाथ में। 9 साल के बाद अगर कोई किसान कंपनी वाले से जाके कहेगा कि आज चंदौली जिला के भेटिया गांव में आयोजित किसान सभा, किसान पर्व कह सकते हैं हम, कार्यक्रम के संचालन कर रहे राम मोहन जी, अध्यक्षता कर रहे राजनाथ जी, मंच पर हमारे उपस्थित अफलातून देसाई जी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति जी, इस सभा स्थल पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए हमारे सम्मानित किसान बंधु, मंच पर उपस्थित मिथिलेश जी, वीरेंद्र जी, सतीश चौहान जी मेरे यहाँ गए भी थे जैद साहब के साथ, विजयकांत पासवान जी, दिनेश यादव जी, तमाम हमारे सामाजिक कार्यकर्ता मंचासीन हैं। हमारे कैमूर जिला के किसान मजदूर संघ के संयोजक सुनील जी, श्याम नारायण जी, करीब 5 बजने को खेती का भी समय है। इसे खेती के समय में से समय निकालकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो समस्या है वो साझी समस्या है। बिहार और पूरा उत्तर प्रदेश मत कहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को निकाल दीजिए, थोड़ा हम लोग से आगे हैं, तो बाकी जो पूरे इलाके का हिंदी पट्टी, देश की 20% आबादी की जो साझी समस्या है उसके समाधान भी एक तरह से निकलेंगे। राज्य अलग है भौगोलिक कारणों से। मेरा अनुभव कहता है, मैं कोई लंबा मंत्री नहीं रहा, लेकिन किसानी एक ऐसा काम जिसको करते हुए हम राजनीति में हैं। एक विषय लंबा नहीं ले जाऊंगा, मात्र 10 मिनट में ही आपको बात को रखना चाहता। हमारी समस्या उत्पादन नहीं है। लगभग हम उत्पादन के पूरे प्रणाली में हम वहां पहुंच चुके हैं जहां हम सरप्लस है, अधिक हम पैदा कर रहे हैं, और हमारी समस्या अधिक पैदा करना है। हम जरूरत से ज्यादा जब पैदा कर रहे हैं, दूसरों की चिंता में दुबले हो जा रहे हैं। दूसरों की चिंता में कि कैसे बैठे हुए शहर में मोटे रहे लोग, उस चिंता में हम लोग गांव में दुबले होते जा रहे हैं। खूब खेती कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं,
और ये षड्यंत्र था सरकार। आप याद करिए 66 का सूखा पड़ा, देश खाने बिना मर रहा था, किसान नहीं मर रहा था, पैदा करने वाला नहीं मर रहा था, खाने वाला मर रहा था। ये खाने वाले लोग कौन हैं? ये जो शहरों में मोटे मोटे बैठे हुए लोग, जिनको किसानी से कुछ भी लेना देना नहीं, ये लोग नीति बनाते हैं सरकार में बैठ के। हम ही मंत्री थे, हम ही नीति बनाते थे। क्या बनाते थे हम लोग? कैसे देश में उत्पादन बढ़े, इसके लिए किसान को सब्सिडी दे दो। याद करिए, सब्सिडी हमको हमारी सुविधा के लिए नहीं दिया है, कि देश की सुविधा बढ़े, लोग खाने के लिए सस्ता अनाज मिले, इसलिए सरकारें जोर लगाती हैं कि खेती के लिए सब्सिडी ले जाओ। कभी सस्ती बिजली दे दो, कभी सस्ता पानी दे दो, सस्ता खाना उर्वरक दे दो। और ये जो खर्चे लगते हैं सस्ते के नाम पर, उसकी भरपाई कौन करता है? उसकी भरपाई भी हम ही को करना है, क्योंकि हम ही तो टैक्स भी तो देते हैं सरकार को। सरकार के पास तो कोई पैसा वैसा होता नहीं। भ्रम नहीं पालना है कि सरकारों के पास कोई अपना पैसा होता है। हम जो देते हैं पैसा टैक्स के रूप में, वही घूम फिर के खर्च होना है। अब एक बड़ी समस्या खड़ा हो, और यहाँ से नहीं, समाजवादी हमेशा लड़ते रहे। 3 आना बनाम 97 आना। 100 रुपए हम सरकार को देते हैं तो विकास के लिए कितना पैसा आता है? 3 रुपए। 97 रुपए सरकार के रखरखाव में खर्च हो जाता है। अब सरकार के रखरखाव में तक 350 के हेलीकॉप्टर पे भी चढ़ते हैं, 8000 का हवाई जहाज करोड़ का खरीद लेते हैं लोग, सड़क बना लेते, बिजली घर बना लेते, सरकार में नौकरी करने वाले को तनख्वाह दे देते। वास्तविक विकास के लिए पैसा जो आता है किसानों के पास, वह 3 रुपए आता। बड़ा उदाहरण है, अगर सरकार बंद कर दे सब्सिडी देना तो खेती हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये सब्सिडी का खेल तो 30-40 सालों से शुरू हुआ ना। देश की आजादी के पूर्व तो कौन सब्सिडी था? सरकार को अंग्रेजों की थी, कौन देती थी किसानों को? उससे पहले भी कई राजा रजवाड़े होते थे। हम जब दुनिया पे राज कर रहे थे, हम आज ही दुनिया पे राज कर रहे थे, भारत के लोग। ये छोटा देश है आज, ये भारत आज चौथाई भी नहीं है। हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम आज ही दुनिया पे राज करते थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां तक हम राज करते थे। तो हम दुनिया के सबसे धनी लोग थे। हमारे दुनिया के व्यापार में आधा हिस्सा होता था। जब अंग्रेज आए, उससे आने से पहले भी 1/4 25% दुनिया के कारोबार पे हमारा कब्जा था। अब घट के कितना पर हम हैं? 2%। तो हमारी जो सरकार ने बैठे हुए चिंता, किसानों की चिंता के लिए सब्सिडी नहीं दिया। जब देश में खाने बिना लोग मरने लगे, वो कौन लोग जो खेती नहीं करते? कौन खेती नहीं करते? जो शहर में बैठे हुए लोग। हमारा तो किसान और मजदूर जिसको बोलते हैं, मजदूर तो कोई अलग चीज है भी नहीं, वह तो किसानों का हिस्सा है। जिसको मजदूर कहते हैं, वह भी अपने गांव में मालगुजारी पर 1 बीघा 2 बीघा खेती करता है, वह भी किसान है, और समय निकाल करके बड़े किसान के खेत पर भी काम कर देता है। तो दोनों की समस्या जो साझी है, कोई अलग समस्या नहीं। खेल कहाँ चालू हुआ? हमको चाहिए था मूल्य, हमको अनाज का दाम चाहिए था, जिसके बारे में सुनील भाई कह रहे थे कि मुझे बाजार दो। ठीक कह रहे थे, बाजार कानून के रूप में मांग रहे थे। उन्होंने ठीक कहा कि हमको कानून दो। ठीक है, वो किसान है, वो कानून सब भूल गए। वो कह रहे थे कि हमको कानून तो गारंटी दो कि हम अपना अनाज उचित मूल्य पर बेच सके, और जो घटेगा, जो कारोबारी घाटे में खरीदेगा, उसकी भरपाई सरकार कर दे। और ठीक है, अडानी अंबानी को लुटवा दे भारत की सरकार, उसकी चिंता नहीं है हमको। जो घाटे का व्यापार होगा मंडियों में, उसकी भरपाई सरकार कर दे। 2200 का रेट
मंडी में 1800 का भाव अगर सरकार लगवाती है तो 400 रुपए किसान को दे दे, सब्सिडी की जरूरत नहीं है। खेल को समझना होगा। 4000 करोड़ का बिहार का किसानों का बजट है और हम खेती में कितना पैसा लगाते हैं? 65 लाख हेक्टेयर। ये 65 लाख हेक्टेयर को अगर हम देंगे, 1 हेक्टेयर की खेती 50,000 से कम का खर्चा नहीं लगता। तो तकरीबन अब हम देखें तो 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं बिहार के किसान और यूपी दुगुना बड़ा है तो 6 लाख करोड़। और 6 लाख करोड़ में यूपी सरकार का बजट क्या होगा? बिहार का 4000 है, 12,000 होगा, 8,000 में 12,000 होगा, 3 गुना होगा। ये 12,000 करोड़ राज्य की सरकार अगर खर्च नहीं करेगी तो क्या इस राज्य का खेती बंद हो जाएगा? मुझे तो विश्वास है कि बंद नहीं होगा। हर किसान जानता है, घर का अपना प्रबंधन देखता है, जितना पैसा रहता है उतने में वो चला लेता है अपना। लेकिन हमारा लूटा जा रहा है पूंजी, और पूंजी ही नहीं लूटा जा रहा है, हमारा श्रम भी लूटा जा रहा है। क्योंकि हम किसान के रूप में खेत पे जो मेहनत करते हैं उसका जो न्यूनतम हमको लौटना चाहिए, जब वो लौट नहीं रहा है तो पूंजी के साथ मेरा श्रम भी लूटा जा रहा है। और इस पूरे लूट तंत्र में सरकारों की जो भूमिका देते हैं, देखते हैं, जो तथाकथित जो विद्वान लोग देश में बैठे हैं, कृषि विशेषज्ञ, तो नए नारे कर देते हैं। कभी 2 गुना आमदनी के नाम पर, कभी मिलेट उत्पादन के नाम पर। एक काला चावल की चर्चा मैंने दिल्ली में भी सुना। अब ठगे जाते हैं। हम हमेशा निश्चित से अनिश्चित की यात्रा शुरू करते हैं। हमारी जो निश्चित की यात्रा है, जो खेती करते हैं परंपरागत, सरकारों के झांसे में आके सब्सिडी के नाम पर हम सब्सिडी बहुत समय इस समय ठीक कहा आकृति भाई ने कि जहर भी हम खरीद देते हैं कभी कभी। भले जहर भी अगर फ्री में मिले तो उसके लिए भी आवेदन दे देते हैं। हमको सब्सिडी की जरूरत क्या है? हमारे अनाज का दाम क्यों 2200 रुपए है? इसीलिए कि इसमें सब्सिडी का जोड़ा हुआ पैसा है। आप सब्सिडी हटा दो और मेरे धान में जोड़ दो, 4000 क्विंटल कर दो और सब्सिडी हटा दो, बात बन जाएगी। लेकिन नहीं, ये सब्सिडी का खेत कौन चलाता है? ये किसान नहीं चलाता, ये अधिकारियों और कंपनियां जो उत्पादन करती हैं पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वो सब मिलकर के एक गिरोह बना रखे हैं लोग इस देश में। सरकार का जो पैसा है वो गिरोहों के जरिए उनके पास चलेगा, उद्योगपतियों के पास। ये पैसा अगर किसान जा रहा है, जब हम अक्षर और गिनती कुछ भी नहीं जानते थे, उस वक्त उन्होंने हमें अक्षर और गिनती सिखा करके कुछ समझने के योग्य बनाया। आज वे हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं इस मंच से उनको प्रणाम करता हूँ और उनके साथ आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं इस मंच से जो किसानों से संबंधित जो तकनीकी बातें थी, समस्याएं थी, उनके बारे में बहुत विस्तार से यहाँ विज्ञ वक्ताओं ने चर्चा की है। मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। इस नाते मैं बहुत ही संक्षेप में खेती से, किसान अस्मिता से जुड़े हुए मुद्दों को संवेदना के क्षेत्र में आपके साथ थोड़ा देखना चाहूँगा और देखने का निवेदन करूँगा। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी संगठन के पीछे, संगठन को खड़ा करने के पीछे कितने बड़े दृढ़ संकल्प की और कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे प्रायः
देखा नहीं जाता है, वह देखने में नहीं आ पाता है। कोई भी आलीशान महल का जब हम निर्माण करते हैं, उसके नींव के पत्थर हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह जो कंगूरा, जो गुंबद खड़ा होता है, वह नींव की पत्थरों के ऊपर ही खड़ा होता है, उसका सारा भार उसके ही कंधों पर होता है। इसी तरह से का मुझे बार बार अनुभव होता है कि किसान विकास मंच के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, राधेश्याम पांडे जी मंच पर मौजूद हैं, ये दिन रात कितनी अथक परिश्रम करके इन्होंने इस आयोजन को यह स्वरूप प्रदान किया है। इसके लिए मैं आप सबको और भाई राम अवर सिंह जी को, वे तो लगता है कि किसान अस्मिता की पहचान के लिए पैदा ही हुए हैं। तमाम अपनी व्यक्तिगत और घरेलू चिंताओं को छोड़ करके वे दिन रात किसानों के संगठन के बारे में ही, किसानों की अस्मिता की पहचान के बारे में ही लगे रहते हैं। और कभी कभी लगता है कि उनकी हड्डियाँ लोहे की बनी हुई हैं, जो कि झुकना और थकना जानती ही नहीं। तो आप सबका इस आयोजन के निमित्त जो भी योगदान है, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वह किसान अस्मिता की समस्या है। हम इस देश के समूचे वजूद में और समूची पहचान में मेरी पहचान क्या है और मेरी पहचान क्या होनी चाहिए, जो है और जो नहीं है, उसके बीच में कितना बड़ा अंतराल है, और इस अंतराल को बांटने का काम भी हमारे किसान का, हमारे समय के बुद्धिजीवी का और हमारे राजनेता का, सबका साझा कर्तव्य है। इसमें मैं एक बात का निवेदन करता हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी समस्या का हल जो है वह खंडित चिंतन से नहीं निकाला जा सकता। अगर हम यह सोचें कि किसान की समस्या केवल किसान की समस्या है, राजनीति की समस्या केवल राजनीति की समस्या है और शिक्षा की समस्या केवल शिक्षा की समस्या है, तो कभी भी हम किसी भी समस्या का समुचित समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, यह मेरा विश्वास है। क्योंकि जब आदमी अस्वस्थ होता है तो केवल उसका एक अंग अस्वस्थ नहीं होता है, उसकी अस्वस्थता के मूल में उसके शरीर का केंद्रीय अस्तित्व होता है। बगैर उसके ठीक किए हम किसी अंग को ठीक नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आज हमारा समूचा समाज एक रोगी समाज है, हम बीमार समाज है। इसमें केवल हम एक एक खंडों के बारे में, अंगों के बारे में सोचेंगे तो हम किसी निदान पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि समूची सामाजिक बीमारी को हम सब मिल करके एक साथ सोचें, एक साथ उसे दूर करने का प्रयत्न करें, जिससे हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना में कामयाब हो सके। मित्रों, मेरी समझ से आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वह है जिसकी सुरक्षा और जिसका समर्थन हमारा समूचा शासन कर रहा है, और वह है यह आधुनिक सभ्यता। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने हमें प्यास का कुआं खोदने की शिक्षा दी थी। पानी का कुआं खोदने में हमारा विश्वास था। जब हमें प्यास लगती थी तो उसे बुझाने के लिए हम कुआं खोदते थे जिसका स्रोत जल सकता था। आज जो पूरी दुनिया में जिस सभ्यता को के पीछे दौड़ने के लिए, जिसका जूठा चाटने के लिए
हमारा बड़ा से बड़ा भी बुद्धिजीवी, बड़ा से बड़ा भी राजनेता लोलुप है, ललच रहा है। वह सभ्यता हमें क्या दे रही है, क्या सिखा रही है? वह हमें प्यास का कुआं खोदना सिखा रही है। आपको प्यास लगी है तो आप कुआं खोदो, उस कुएं से क्या निकलेगा? प्यास निकलेगी। आप प्यास बुझाने के लिए प्यास पियो और प्यासते मर जाओ, उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए हमें एकजुट होकर अगर लड़ना है तो उस वैश्विक षड्यंत्र से, उस सभ्यता से जो हमारी सारी विरासत को, हमारी परंपरा के सारे मूल्यों को हमसे छीन ले रही है। एक शब्द का जो यहाँ उपयोग किया गया इस आयोजन के विषय में, किसान पर्व का, यह बड़ा ही मूल्यवान शब्द है और यह हमारी विरासत को बहुत गहराई से हमारे सामने उपस्थित किया है। यह किसान विकास मंच के संघर्ष और संकल्प से संभव हुआ है कि हम अपने पारंपरिक पर्वों की तरह से, त्योहारों की तरह से यह एक किसान पर्व भी मनाएं, एक किसान मेला मनाएं, जिसमें जिलेबी नहीं बिकेगी, मिठाई नहीं बिकेगी, खिलौने नहीं बिकेंगे, लेकिन मित्रों यहाँ आने से हमारी खोई हुई पारस्परिकता हमको मिलेगी। हम आपको देंगे, आप हमको देंगे। इस तरह परस्पर आदान प्रदान से हम समृद्ध होंगे और अपने खोए हुए मूल्यों को पाने में, पहचानने में तत्पर हो सके। हम प्रायः लोग कहते हैं कि किसान के पास धन नहीं है, कम है। मित्रों, मैं मानता हूँ कि हम निर्धन हो सकते हैं, लेकिन हम दरिद्र कभी नहीं हो सकते। किसान दरिद्र नहीं है, वह दरिद्रों का बेटा नहीं है, दरिद्रों का वारिस नहीं है। हमारे पूर्वज चाहे जितने गरीब रहे हों, लेकिन वे दरिद्र कभी नहीं थे और केवल वे दरिद्र इसलिए नहीं थे कि उनके पास सहनशीलता की, धैर्य की, सहनशीलता की और इसके साथ जो सबसे बड़ी संपत्ति है, प्रतिरोध की चेतना। वह प्रतिरोध की चेतना ही इस देश के किसान की पहचान है और वह आज भी है। मैं केवल एक बात का आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि मित्रों, इस भारत के जो बुनियादी जीवन मूल्य हैं, ये महानगरों में उपलब्ध नहीं किए गए हैं। हमारी सभ्यता का जो स्रोत है वह आरण्यक मूल्यों का स्रोत है। हमारे ऋषियों ने जंगलों में रह करके जीवन के बड़े महनीय मूल्य उपलब्ध किए हैं और उस मूल्य का वारिस इस देश में हमेशा से हमारा किसान रहा है और आज भी है। तो हम अगर अपनी सहनशीलता को, अपने धैर्य को और अपने प्रतिरोध की संघर्ष चेतना को आज बचाए हुए हैं, तो यह कम गर्व की बात नहीं है। एक 2-3 लाइन की एक छोटी सी कहानी है, उसे मैं बता करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। मित्रों, आपने सुना होगा, जानते हैं कि नारद मुनि अक्सर जगह जगह पर, हर जगह घूमने जाया करते हैं। एक बार घूमते घूमते वे बड़वा नद के पास चले गए, समुद्र के तट। वहाँ गए, बड़ा उनका आदर सत्कार हुआ। आने की तैयारी करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज बड़वा नद, एक सवाल मेरे मन में है, आप कहें तो मैं आपसे पूछूं। कहें कि बिल्कुल, आपको इजाजत की क्या जरूरत है, आप तो प्रश्न झोली में लेकर घूमते ही रहते हैं, पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि न जाने कब से समुद्र के इस अथाह जल तल में आप जल रहे हैं, जलते आ रहे हैं। यह बताइए कि इस समुद्र को आप सुखा क्यों नहीं पाए।
तो बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया बड़वानर ने, अरे मुनिवर, इस अथाह जलराशि के नीचे मैं आज भी अपनी आग बचाए हुए हूँ, यह क्या आपको कम लगता है? मित्रों, सारी किसान अस्मिता की विरोधी सरकारों के दमन और छल के बावजूद आज अगर किसान अपनी आग को, आज भी अपनी अस्मिता को बचाए हुए है, तो मैं समझता हूँ कि यह कम नहीं है। हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और हम अपनी अस्मिता को न सिर्फ बचाए रखेंगे बल्कि उसे हम प्रमाणित भी करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।